हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों देखो, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने सारी वीडियोस कवर कर दी। सिर्फ एक वीडियो बच गई और उसका क्या नाम है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों आज की हेडिंग है अपनी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को कवर करते हैं। बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है ना, ये एक शब्द से आया है, रिडॉक्स। अच्छा, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ ना तो एक होगा रिड और एक होगा ऑक्स। बच्चों जो रेड है ना, इससे बना है रिडक्शन, इससे बना है रिडक्शन। और ये जो ऑक्स शब्द है, इससे बना है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना, वो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, वो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। इन विच रिडक्शन एंड oxidation occurs simultaneously। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब बच्चों आगे हम समझेंगे कि रिडक्शन का क्या मतलब है और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। तो आप इसे नोट करो फटाफट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलो आगे। तो मैंने कहा कि जो रिडक्शन, ये जो रिडॉक्स शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है रिडक्शन और एक है आपका ऑक्सीडेशन। एक है आपका रिडक्शन, एक है आपका ऑक्सीडेशन। बच्चों रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट में या तो उसको हाइड्रोजन मिल जाए या उससे ऑक्सीजन चला जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन। या फिर ये हो सकता है कि ना उसको मिल जाए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको क्या मिल जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उसका हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, अभी समझाऊंगा आगे। और ऑक्सीडेशन जस्ट उल्टा। देखो रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या फिर मैंने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस होगा, तो उल्टा यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो यहाँ होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी। अब ध्यान से समझना, ये देखो फटाफट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है CuO प्लस ZnO प्लस Cu। ये एक रिएक्शन है आपके सामने। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन कैसी है, तो आप बोलोगे जरा ध्यान से देखो, इस CuO को देखो। ये CuO ना यहाँ पे जाके Cu बन गया। तो मैंने कहा यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन अब इस Cu के पास ऑक्सीजन है नहीं। तो मैंने कहा ये जो CuO है ना, इसका हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और बच्चों जिसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने कहा Zn को देखो, ये Zn यहाँ पे जाके क्या बन गया, ZnO। तो मैंने कहा क्या इसके पास अभी ऑक्सीजन था, नहीं, लेकिन क्या इसके पास अब ऑक्सीजन है, हाँ। तो मैंने कहा Zn को क्या मिला, Zn को हो गया गेन ऑफ ऑक्सीजन। और जहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है बच्चों, उसको मैं क्या बोलता हूं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे ना जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने कहा ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, जिसमें देखो ना, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और साथ साथ हो रहा है ना। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं, तो यानी इस टाइप की रिएक्शन का क्या नाम होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों क्या मैं इस रिएक्शन को क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा ये जो रिएक्शन है ना, ये किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलेंगे। अब देखना, दो कॉन्सेप्ट आते हैं। ये ना अपना जो हेडिंग है वो रिडॉक्स रिएक्शन ही है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर सब पढ़ रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ना कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का। जैसे बच्चों इस टाइप की रिएक्शन दे देगा, बताओ जरा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से समझो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है बच्चों, देखो कभी भी आपसे पूछे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका एक और नाम होता है ऑक्सीडेंट। और कभी आपसे पूछे रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका एक और नाम होता है
रिडक्टेंट, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों? कुछ नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स, ठीक है। ये होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैंने कहा कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ढूंढो, तो मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ढूंढना है ना, तो कुछ नहीं करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने कहा इसमें और इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है? तो मैंने कहा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉपर। तो मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड को ना लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को मैं क्या बोलता हूँ? रिडक्शन। तो मैं सीधा सीधा ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे हुआ है रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है ना, इसका मतलब जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? तो बच्चों मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका अपना रिडक्शन होता है। तो मैंने कहा कभी भी मुझसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा ना, तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा रिएक्शन देखूंगा। मैंने कहा क्या पूछा है? क्या पूछा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, तो मैं वो निकाल दूंगा जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा ना, तो क्वेश्चन पे जाओ और जिसका रिडक्शन हो रहा है ना उसे निकाल दो, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट उल्टा। मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका अपना रिडक्शन होता है, तो जस्ट उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट वो नहीं होगा जिसका अपना ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर्स। तो मैंने कहा कभी भी मेरे से ना रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, जैसे इस क्वेश्चन में बताया है कि बताओ जरा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका अपना ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने कहा जरा इस जिंक को देखो, जिंक से बन गया जिंक ऑक्साइड। तो मैंने कहा यहाँ पे जो जिंक है ना, इसको गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब इस जिंक का अपना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका अपना क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये जो जिंक है ना, ये जो जिंक है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो जिंक है ये क्या है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो बच्चों मोटी मोटी बात इतनी है अपनी कि कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे ना, तो जैसे मैंने एजेंट वर्ड देखा ना, तो इसको पलट दूंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है तो मैं वो निकालूंगा जिसका रिडक्शन हुआ है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका अपना ऑक्सीडेशन होगा। दोबारा सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा, जैसे मैंने कहा अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं ना, तो मेरा रिडक्शन हो रहा है, तो क्वेश्चन में जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्वेश्चन में जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हो। यहां तक देखो। अब बच्चों आगे चलेंगे। अब मैं आपको दो क्वेश्चन कराता हूं जो कि आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है, और दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इन दोनों में आपको सब कुछ बताना है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे पहले ना दो रिएक्शन दिया है, तो बताओ टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। तो बच्चों पहले मुझे ये बताना है कौन सी रिएक्शन है, कौन सी है। तो जरा मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है Mn के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन है Mn के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ से जब यहाँ हम जा रहे थे, यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे थे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो MnO2 है ना, इसका हो गया होगा रिडक्शन। अच्छा कैसे? मैंने कहा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन Mn के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे है नहीं, यानी यहाँ से यहाँ जाते ही ये जो Mn है ना, इसका ऑक्सीजन इससे दूर हो गया, तो इसको हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो MnO2 है ना, इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें HCl को देखता हूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। तो मैंने कहा हाइड्रोजन के साथ पहले क्या है? क्लोरीन, लेकिन अब क्या है? ऑक्सीजन। यानी यहां से यहां जाते वक्त ये जो HCl है इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो मैंने कहा ये जो HCl है, ये जो HCl है, इस HCl का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इस HCl का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब बच्चों एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई? तो इसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। आगे आपसे क्या पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। तो मैंने कहा जिसका रिडक्शन होता है ना, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी ये जो MnO2 है ना, ये जो MnO2 है, यही आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी ये जो HCl है ना, ये आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया क्या?
ठीक है। अब इस पे आओ, इस पे अब देखो बच्चों क्या दिखा है, बर्निंग ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। देखो ये सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया और आपने इसको थोड़ी सी हीट, इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट, इसे डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम को ऑक्सीजन दे दी, हीट दे दी, तो इसकी हो गई बर्निंग। बर्निंग के बाद यहाँ पे बना सोडियम ऑक्साइड, यहाँ बनी हीट, यहाँ बनी लाइट। अब कह रहे हैं किस टाइप की रिएक्शन है, तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ Na है, लेकिन यहाँ पे Na के साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। तो मैंने कहा इस Na का ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे मुझे पता ऑक्सीडेशन हो गया, मैंने कहा देखो Na के साथ यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे है, तो जब Na यहाँ से यहाँ गया ना, तो इसको हो गया गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और जिसको गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, यानी Na का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब बच्चों Na का अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो बच्चों अब देखते हैं, अब मैंने कहा इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन को देखो, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कुछ था पैदा, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कुछ था पैदा नहीं, लेकिन यहाँ पे जाओ तो Na आ गया ना साथ में। तो बच्चों अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं समझ आए अच्छी बात है, नहीं आए तो बस मान लेना, होता है, ठीक है। मैंने कहा कभी भी क्वेश्चन में, वैसे अगर मैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात करूं तो कभी भी अकेली ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती, अकेली रिडक्शन नहीं होती। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई रिएक्शन दे दी, मैंने कहा देखो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बच्चों हमेशा जो रिएक्शन होगी ना वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। हमेशा रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन नहीं, दोनों साथ में होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में होते हैं। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ इस जगह देखो, यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये रिडॉक्स है। अब देखो इसका Na का हो गया ऑक्सीडेशन, तो पक्की बात है इस ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था, अकेला, लेकिन यहाँ पे तो किसी के साथ में है। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया ना बच्चों, जब ये यहाँ से यहाँ गया, जब ये यहाँ से यहाँ गया, तो इसने एक चीज नोटिस करी, इसने एक चीज क्या नोटिस करी कि ना अब इसको अब किसी के साथ कंपाउंड बनाना पड़ेगा। तो बच्चों इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो गया, या सीधी सीधी बात मैं ये बोलूंगा कि इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। समझ आए अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा करो कि जिस तुम्हें दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो गया, अच्छी बात है, इसको छोड़ के जो बचा है ना उसका रिडक्शन होगा, फिक्स बात है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर आपको ये समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने कहा देखो सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, साफ दिख रहा है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम को छोड़ के ऑक्सीजन बचा, तो पक्का इसका रिडक्शन होगा, ऐसे कर लो। अब मैंने कहा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो सोडियम है ये किस टाइप का एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैंने कहा जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो O2 है ना तुम्हारा, ये कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसे देखो और बच्चों आगे चलते हैं। आगे जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ना वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इसके बाद चैप्टर खत्म, मजे आ गए है ना। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ मतलब हमारी रोज की जिंदगी में ऑक्सीडेशन का क्या यूज है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन से ना सबसे पहला जो इफेक्ट होता है जिसको मैं कहता हूँ कोरोजन। कोरोजन का पता है क्या मतलब है, देखो कोरोजन का ना मैं एक्चुअल मीनिंग समझाता हूँ होता क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। मैंने कहा मान लो ना ये तुम्हारा एक मेटल का टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, मेटल का, ठीक है। अब ये जो मेटल का टुकड़ा होता है ना बच्चों, जो भी कोई मेटल है ना, हमेशा मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब मेटल्स क्या चाहते हैं, मेटल्स चाहते हैं कि यार मेरे पास ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। मेटल ना हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। जैसे मेटल है ना उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा उसे लगता है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो मेटल्स जो है ना वो ऑलवेज रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेटल्स ना हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। और बच्चों एक बात बताओ, ये मेटल रखोगे कहाँ, तो यार एटमॉस्फेयर में तो रखोगे, तो आसपास होगी आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस। आप आसपास क्या होगी आपके पास, एटमॉस्फेरिक गैसेस। और पता है ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है ना, इनको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहता है। तो दे ऑलवेज रेडी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ऑलवेज रेडी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ना मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एटमॉस्फेरिक गैस जो आसपास की गैस है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, तो ये दोनों ना आपस में एक कॉम्बिनेशन बना देती है। और इस मेटल की सरफेस पे ये एटमॉस्फेरिक गैसेस ना एक लेयर बना देती है। तो मैंने कहा मेटल की सरफेस पे कोई लेयर बन जाती है। अब ये जो लेयर है किसकी हो सकती है, तो बच्चों एटमॉस्फेरिक गैसेस जो लेयर बनाती है ना, या तो वो कार्बोनेट की लेयर होगी, ठीक है, या तो वो सल्फाइड्स की लेयर होगी।
ठीक है, या फिर कुछ और भी हो सकती है। तो सीधा सीधा देखो, अब ये मेटल इस एटमॉस्फेरिक गैस से चिपका क्यों? इस वजह से क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देना था, एटमॉस्फेरिक गैसेस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन बना दिया और इस सरफेस पे, इस मेटल के सरफेस पे एक लेयर बन गई, सरफेस पे एक लेयर बनी जो कि या तो कार्बोनेट की लेयर होगी या तो सल्फाइड की लेयर होगी। अब ये लेयर बनी क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे ही ये लेयर बनी ना, अब जो ये मेटल है तुम्हारा, ये मेटल है, ये ज्यादा स्टेबल है। अब ये मेटल क्या है? ज्यादा स्टेबल। तो ना इसको ज्यादा स्टेबल बनना था, इस वजह से इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इन्होंने इसके सरफेस पे एक लेयर बना दी, इस वजह से अब ये मेटल ज्यादा स्टेबल है। तो मैं कहता हूं जो इसके सरफेस पे जो लेयर बनी है ना, इस लेयर बनने की प्रोसेस को, इस लेयर बनने की प्रोसेस को मैं बोलता हूं कोरोजन। समझ आया? इस लेयर बनने की प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं? कोरोजन। फटाफट देखो, ठीक है। अब बच्चों देखना, कोरोजन का मीनिंग तो समझ गए, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन आपको आना तो चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कोरोजन इट इज सरफेस फिनोमिनन ऑफ metals in which metals gets attacked by atmospheric gases that forms a layer on surface of metal. This layer can be of either oxides, either carbonates or either sulfides. बच्चों मैंने क्या दिख दिया? देखो मैंने वही तो बताया आपको, मेटल का एक सरफेस का ऐसा फिनोमिना है जिसमें वो आसपास की एटमॉस्फेरिक गैसेस उस पर अटैक करती है और यहाँ पे एक लेयर बना देती है। क्यों? ताकि ये जो मेटल है ये ज्यादा स्टेबल बन सके। यही तो लिखा है, ये मेटल का एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें जो मेटल है ना वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से अटैक होता है और वो एक लेयर बना देती है मेटल की सरफेस पे। और ये जो लेयर होती है ये किसकी होगी? या तो ऑक्साइड की होगी, या तो कार्बोनेट की होगी, या तो सल्फाइड। और ये सब मेटल करता क्यों है? टू गेन मोर स्टेबिलिटी। कभी आपसे क्वेश्चन आए कि यार ये बताओ, जंग रखता है कोरोजन हो जाता है, ठीक है, होता क्यों है कोरोजन? तो आप बोलोगे इसलिए होता है क्योंकि मेटल को ना ज्यादा स्टेबल होना है, इसलिए उसको कोरोड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, देखो ठीक है। अब इसकी एक सेकंड डेफिनेशन दिखवा रहा हूं बच्चों, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन है, एक सेकंड डेफिनेशन कोरोजन की एक और डेफिनेशन है, ठीक है। तो जो पसंद आए ये है, इसको कहते हैं मेटल इज ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल मतलब तुम्हारे पास मेटल है, इस मेटल को थोड़ा सा हवा मिल गया, थोड़ा सा मॉइस्चर मिल गया, थोड़े बहुत केमिकल्स मिले, और जैसे ही उसको ये सब मिले ना, अब मेटल की सरफेस जो है ना वो खराब होने लगी। तो मैं नहीं बोलूंगा जो मेटल है उसको ये लोग खाने लगे। तो यही तो लिखा है मैंने कि मेटल इज ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल। ये भी कोरोजन की डेफिनेशन है, आपके बुक में वो भी दिखा है, ये भी दिखा है, ठीक है। तो एक बार अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना कि कौन सी लिखनी है, दोनों सही है, ठीक है, इसे नोट करो। तो बच्चों देखो अब आगे चलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कोरोजन जो मैंने समझाया वो कितने तरह के हैं कोरोजन। तो बच्चों कोरोजन मेन दो तरह के हैं। एक कोरोजन की टाइप है जिसका टाइप है रस्टिंग, मतलब कोरोजन के दो टाइप हैं, पहले का नाम है रस्टिंग और दूसरे का नाम है टार्निशिंग। एक का नाम है रस्टिंग और एक का नाम है टार्निशिंग। बच्चों रस्टिंग कहते हैं जब लोहे वगैरह में जंग लग जाता है, तो रस्टिंग होता है ऐसा कोरोजन जो कि आयरन के लिए होता है, ठीक है। तो बच्चों मान लो यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आपको H2O मिला, यहाँ पे क्या मिला O2, ये सब आपस में कंबाइन होके बनाते हैं Fe2O3 डॉट XH2O।
दोबारा सुनना, Fe2O3 डॉट XH2। बच्चों इसको मैं कहता हूँ रस्ट। ये फॉर्मूला हो गया रस्ट के लिए। क्वेश्चन आता है रस्ट का क्या फॉर्मूला है। देखो जो लोहा है, मान लो ये लोहा है, तो इस पे जंग लगता है, वो जो रेड से देर नहीं आती, रेड से, उसको कहते हैं रस्ट। ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों रस्टिंग में ऐसा होता है। अब आओ टार्निशिंग। तो मैंने कहा ये भी कोरोजन का टाइप है, लेकिन ये ना मेन यूज होता है या तो आप कॉपर दे दो या फिर आप सिल्वर दे दो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वो कोरोजन जब आयरन में देखा जाता है उसका नाम है रस्टिंग, लेकिन वो कोरोजन जो कॉपर और सिल्वर में देखा जाता है उसका क्या नाम है, टार्निशिंग, ठीक है। अब इस पे आओ, तो अगर मैं कॉपर की बात करता हूं तो ये रहा आपका कॉपर, पहले किस कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का, आसपास H2O मिला और एटमॉस्फेयर से क्या मिला, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपस में कंबाइन होकर ये बनाएगा CuCO3। इसका नाम है कॉपर कार्बोनेट। इसका क्या नाम है, कॉपर कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कॉपर कार्बोनेट। बच्चों ये किस कलर का होता है, तो ये ग्रीन इन कलर होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन। कभी भी कॉपर तांबे पे आपने देखा होगा, तांबे पे जो बहुत टाइम से हो जाता है ना, हल्का ग्रीन होने लगता है। क्यों, क्योंकि उस पे ना CuCO3 की लेयर जम जाती है। अब बच्चों ये जो CuCO3 की ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है, इस लेयर का एक नाम है और वो नाम है पैटीना। क्या नाम है इसका, पैटीना। तो आपको याद रखना है कि जो टार्निशिंग, जब भी टार्निशिंग होती है ना, तो जो लेयर बनती है उसका नाम हमेशा पैटीना है। टार्निशिंग में जो भी लेयर बनती है उसका क्या नाम है, पैटीना। और कौन सा पैटीना, तो ऐसा पैटीना जो किस कलर का है, ग्रीन। ये कॉपर है, इस कॉपर पे एक लेयर जम गई कॉपर कार्बोनेट की, बहुत टाइम रखे। अब उस कॉपर कार्बोनेट की जो ग्रीन कलर की लेयर है उसका नाम है पैटीना, ये कह रहा हूं, ठीक है। अब इस पे आओ, तो मैंने कहा टार्निशिंग मैंने देख दिया कॉपर के केस में, अब मैं देखूंगा टार्निशिंग सिल्वर यानी Ag के केस में। तो मैंने कहा सिल्वर, अच्छा वाला ग्रे कलर का रखा हुआ था। हमारे एटमॉस्फेयर में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी है, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी है। तो जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और O2 के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और O2 के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है Ag2S। इसका नाम है सिल्वर सल्फाइड। इसका क्या नाम है, सिल्वर सल्फाइड। और बच्चों जो सिल्वर सल्फाइड होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लैक। तो इसका नाम हो जाएगा ब्लैक पैटीना। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्लैक पैटीना, ठीक है। अब बच्चों देखो ये हो गया। अब ना मैंने कहा ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, हमें मेटल को बचाना है, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा अगर आपको कोरोजन से मेटल को प्रोटेक्ट करना है ना, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो। सबसे पहले मान लो ये मेटल है, तो ना इस पे ना मैं थोड़े दिन पे पेंट करता रहूं। अब मैंने अगर इसकी बाहर वाली सरफेस पेंट से कवर कर दी, तो आसपास की एटमॉस्फेरिक गैस इस पे लग ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि बीच में वो पेंट आ गया ना। अच्छा, पेंटिंग कर सकता हूं, या फिर मैं इस पे ग्रीसिंग कर दूं, ग्रीसिंग, तब भी बाहर की लेयर हवा से कवर हो गई। अच्छा, या फिर मैं इस पे ऑयलिंग कर दूं, इस पे मैं क्या कर दूं, ऑयलिंग कर दूं। तो मैंने कहा इसकी आउटर मोस्ट लेयर पे मैंने ऑयल चढ़ा दी, तो बाहर से इसका कांटेक्ट कट गया। अच्छा, तो बच्चों ये जो तीन है ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, टेम्परेरी। अच्छा, वैसे परमानेंट सॉल्यूशन इसका कुछ होता नहीं है। गैल्वेनाइजेशन, अब ना एक और मेथड है जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन का मतलब है, मैंने कहा ये मेटल है, तो इस मेटल के ऊपर ना जिंक की मैं कोटिंग कर दूंगा। जिंक की मैं क्या कर दूंगा, कोटिंग। जैसे ये मार्कर है, तो ये जो प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक, मान लो कि ये मार्कर मेटल है, और ये प्लास्टिक है ना, ये जिंक की कोटिंग है। किसकी कोटिंग है, जिंक की। मतलब इस मेटल पे ना मैंने जिंक की कोटिंग चढ़ा दी, और जैसे मैंने इस पे जिंक की कोटिंग चढ़ा दी ना, अब ये बाहर वाले जो एटमॉस्फेरिक गैस है, जब भी वो इसके पास आएगी तो वो जिंक के पास जाएगी, इस अंदर के मेटल के पास थोड़ी जाएगी। तो जिंक ने अंदर वाले मेटल को बचा दिया। इसको मैं कहता हूं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन होता है कवरिंग सरफेस ऑफ मेटल विथ जिंक, ठीक है, नोट करो। अब बच्चों देखो, हमने कहा कि ना ऑक्सीडेशन के कुछ इफेक्ट है जो कि रियल लाइफ में दिखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट क्या है, कोरोजन। तो मैंने कोरोजन समझा दिया कोरोजन का मीनिंग क्या है, कोरोजन की डेफिनेशन। 2 डेफिनेशन बताइए, दोनों सही है। अच्छा, आगे मैंने कहा कोरोजन ना 2 टाइप का है, रस्टिंग आयरन के केस में, और कॉपर और सिल्वर के केस में टार्निशिंग। कॉपर और सिल्वर के केस में जो लेयर बनती है उसका नाम है पैटीना। कॉपर में हो गई ग्रीन पैटीना, सिल्वर में हो गई ब्लैक पैटीना। और जो आयरन के केस में जो लेयर बनती है उसका नाम है रस्ट। क्या फॉर्मूला, Fe2O3 डॉट XH2, यही बताया। आगे चलो, अब मैंने कहा ऑक्सीडेशन का एक इफेक्ट था कोरोजन, एक इफेक्ट है रेंसिडिटी। बच्चों क्या होता है ना, जो फूड होता है हमारा, जो खाना होता है, जब आप उस खाने को ऐसी ओपननेस में छोड़ दोगे, अच्छे से पैक वैक करके फ्रिज में नहीं रखोगे, तो फूड जो होता है ना, तो फूड व्हेन
लेफ्ट ओपन इन एयर, ठीक है। तो फूड के अंदर ना, फूड के अंदर होते हैं ऑयल्स और फूड के अंदर होते हैं फैट्स। ये जो ऑयल्स और फैट्स है ना, अब देखो क्योंकि ये खाना हवा, मतलब ये खाना देखो ऐसे रखा हुआ है तो एटमॉस्फेयर में, तो इस खाने के अंदर जो ऑयल और फैट होंगे ना वो आसपास की एयर की ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, तो ये कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, तो ये ऑक्सीजन आई है एटमॉस्फेयर से, तो इस ऑक्सीजन का नाम हो गया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो खाने के जो ऑयल और फैट है ना वो आसपास की एयर की ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद ना ऑयल और फैट का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ऑयल और फैट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्यों हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑयल और फैट को ऑक्सीजन मिल गए ना, तो ऑयल और फैट को ऑक्सीजन का गेन हो गया, तो ऑयल और फैट का हो गया ऑक्सीडेशन। और जैसे ही खाने के अंदर के ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है ना, अब जो फूड की स्मेल है, अब जो फूड की स्मेल है वो हो जाती है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब है बच्चों बदबू आने लगती है, फाउल, फाउल स्मेल, ठीक है। खाने में से बदबू आने लगती है, इसी को मैं कहता हूँ रैंसिडिटी। दोबारा सुनो, खाने को अगर मैंने हवा में, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसे छोड़ दिया तो खाने के अंदर के जो फैट और ऑयल हैं वो एयर के ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे। खाने के अंदर के फैट और ऑयल जैसे ही आसपास की एयर के ऑक्सीजन से कंबाइन हुए तो फैट और ऑयल को ऑक्सीजन की गेन हो गई, ऑक्सीजन मिल गया, तो फैट और ऑयल का हो गया ऑक्सीडेशन। और जैसे खाने के अंदर के फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, खाने का जो टेस्ट है वो अनप्लीजेंट हो जाता है, खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, रैंसिडिटी, ठीक है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, फूड व्हेन लेफ्ट ओपन इन एयर, then oil and fat of that food combines with atmospheric oxygen, then there is oxidation of oils and fat due to which the smell of food becomes unpleasant. This is known as rancidity, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं मैं, rancidity की क्या डेफिनेशन बनेगी, लिख दो यहां से, when food is left open in air, oil and fat of food combines with atmospheric oxygen, due to which oxidation of oil and fat takes place, which result in unpleasant smell of food. This is called rancidity. दोबारा समझाता हूँ, जब खाने को ओपन में, मतलब हवा में लेफ्ट ओपन रखा जाता है तो उस खाने का जो ऑयल और फैट है वो कंबाइन हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, उस वजह से ऑयल और फैट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जैसे ही ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो गया तो अब खाने में अनप्लीजेंट स्मेल होगी, ठीक है। और इसी प्रोसेस का क्या नाम है, रैंसिडिटी। देखो फटाफट बच्चों, देखो हमने रैंसिडिटी समझ लिया, ठीक है। तो रैंसिडिटी तो एक प्रॉब्लम है, हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए ना। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जिससे रैंसिडिटी को आप प्रिवेंट कर सकते हो। खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन धीरे कर सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखो कैसे, मैंने कहा सबसे पहला मेथड क्या है, तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। बच्चों देखो एंटीऑक्सीडेंट, रैंसिडिटी में ऑयल और फैट का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। रैंसिडिटी में क्या हो रहा था, ऑयल और फैट का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, यही हो रहा था। अब एंटीऑक्सीडेंट पता है क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होती है जो कि जब फूड में जब आप एंटी ऑक्सीडेंट डालोगे ना, जब आप फूड में एंटीऑक्सीडेंट डालोगे ना, तो अब इस फूड के अंदर जो फैट और ऑयल है ना उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा, ये रोक देगा। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल, ये ऑक्सीडेशन ही रोक देगा। अच्छा इसके एग्जांपल क्या है, तो बच्चों इसका एग्जांपल है विटामिन सी और विटामिन ई, ठीक है। विटामिन सी या विटामिन ई को जब खाने में मिलाओगे ना तो वो उस खाने का ऑक्सीडेशन ही रोक देगा। क्यों, क्योंकि उसका नाम ही है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ना कुछ टीचर्स कंफ्यूज करते हैं
मैंने बहुत देखा है, ठीक है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है एंटीऑक्सीडेंट का और दूसरा कॉन्सेप्ट है नाइट्रोजन गैस का। आपके स्कूलों में बताया गया होगा या जहां आप पढ़ते हो वहां बताया गया होगा कि ना रेंसिडिटी रोकनी है तो नाइट्रोजन गैस भर दो, नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। गलत बताते हैं, गलत है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो कि ऑक्सीडेशन होने ही ना दे। भले ही मैंने कहा ये खाना है, ये क्या है, खाना, ठीक है, और इसमें मैंने विटामिन सी मिला दिया, इसमें मैंने क्या मिला दिया, विटामिन सी। अब आसपास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इस पे जा ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो विटामिन सी या विटामिन ई है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो ऑक्सीडेशन होने ही नहीं दे रहा, होने ही नहीं दे रहा। यानी मैंने कहा आसपास ऑक्सीजन है तब भी ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहा, इसको कहता हूं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट उसको कहता हूं आसपास ऑक्सीजन है लेकिन तब भी ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहा, उसको कहता हूं एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन नाइट्रोजन गैस का सीन क्या है? तो बच्चों जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट, उस चिप्स के पैकेट में क्या होता है? चिप्स पैकेट फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस पता है क्या करता है? मान लो ये आपका चिप्स का पैकेट है तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि मान लो ना ये चिप्स है तो नाइट्रोजन गैस इस चिप्स के पास ऑक्सीजन को आने नहीं देगा, आने नहीं देगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं नाइट्रोजन गैस क्या करता है? नाइट्रोजन गैस ना, देखो जैसे जैसे मैं चिप्स में नाइट्रोजन भरते जाऊंगा ना, ऑक्सीजन को हटाते जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो है ना, वो चिप्स को बचा रहा है ऑक्सीजन से। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? ऑक्सीजन है लेकिन भाई ऑक्सीजन कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है, ये फर्क है। तो नाइट्रोजन गैस में अगर आप चिप्स वगैरह के पैकेट को नाइट्रोजन गैस से फिलअप कर दोगे ना, तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये ऑक्सीजन को चिप्स के पास आने ही नहीं देगा। तो प्रिवेंट ऑक्सीजन नियर चिप्स। अब अगर चिप्स के पास ऑक्सीजन आ ही नहीं पाएंगे तो भाई अगर ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा, अगर ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा तो ऑक्सीडेशन होगा कैसे? नहीं हो सकता ना। चलो ठीक है, अब थर्ड पे आओ। तो थर्ड का नाम है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स। जो खाना है ना, जो खाना, उसको आप अच्छे से पैक वैक करके फ्रिज में रख दो। तो आप बोलोगे भैया देखो ऐसा है कि फ्रिज में रख तो दें लेकिन कब तक रखें? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, खराब तो होगा। तो हाँ भाई, इसमें भी खराब होगा, इसमें भी। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि रेंसिडिटी को धीरे कर दें। तो जो रेफ्रिजरेशन है ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते हो ना, जो प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी है, जो प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी है, प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी, यानी सीधा सीधा बोलूं तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सीधा सीधा बोलूं तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो खाने का ऑक्सीडेशन है ना, वो स्लो डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो डाउन। तो आप बोलोगे भैया क्या खत्म नहीं होता? तो खत्म तो कहीं नहीं होता, लेकिन रेंसिडिटी का प्रोसेस स्लो होता है। खाना जहां शाम तक खराब हो जाएगा, अब 3 दिन सही रहेगा लेकिन चौथे दिन खराब तो होगा। क्यों? क्योंकि यार फ्रिज में भी रेंसिडिटी हो रही है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर कम है, एनर्जी कम है, एनवायरनमेंट की एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो भी धीरे हो गया, तो रेंसिडिटी भी धीरे। और अगर रेंसिडिटी धीरे तो खाना धीरे 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 खराब होगा ना। समझ आया? तो यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। बाकी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है, आराम से देखो और एंजॉय करो, ठीक है। और जो कोई सजेशन हो या फिर अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो देख देना आगे पीछे। वैसे कोई मिस्टेक है नहीं, लेकिन अगर फिर भी है तो कमेंट्स में बता देना, मैं ठीक कर लूँगा, ठीक है। और बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर।